अगर आपको बुखार है और उसके साथ कुछ विशेष लक्षण है तो आपको कोरोना हो सकता है, जैसे कि बुखार, आपको खांसी है, आपके गले में खराश है, बदन में थकावट है, तो ये सब लक्षण कोरोना के हैं। ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो तुरंत आप अपने फिजिशियन से सलाह करें कि इस स्थिति में मुझे क्या करना है। मुझे बुखार है, मैं क्या करूं? आपके बुखार होने की स्थिति में तुरंत आप अपने फिजिशियन से अपने लक्षण डिस्कस कीजिए, उनसे फ़ोन पे बात कीजिए। टेलीमेडिसिन के थ्रू आजकल लगभग सारे फिजिशियन अपनी सलाह दे रहे हैं। सलाह में अगर आपको फिजिशियन कोरोना टेस्ट कराने की सलाह देते हैं तो तुरंत कोरोना टेस्ट कराने की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले अगर लक्षण आपके आ रहे हैं तो आपको अपने आप को आइसोलेशन करना है। घर में ही किसी हवादार कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लें और कोरोना टेस्ट की व्यवस्था करें। अगर आपके फिजिशियन ने आपको कोविड टेस्ट की सलाह दी है तो कोविड टेस्ट कराने के कुछ तरीके हैं। इसमें सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपका सबसे नियरेस्ट कोविड पॉइंट कौन सा है जहाँ टेस्ट हो रहा है। सरकार ने जगह जगह ये सुविधाएं दे रखी हैं। इसमें सभी मेडिकल कॉलेजेस, सभी सरकारी अस्पताल, लगभग काफ़ी जगह पे ये सुविधा है। कुछ प्राइवेट लैब भी ये सुविधा प्रदान कर रही हैं और साथ साथ कुछ प्राइवेट लैब घर पे भी सैंपल कलेक्शन करने की सुविधा दे रही हैं। तो ये सुविधा आप आराम से ले सकते हैं। गूगल पे आप ये भी देख सकते हैं कि ICMR से अप्रूव्ड आपके आसपास कौन कौन सी लैब हैं, उन पे जाके आप ये करवा सकते हैं। अगर आपके घर पे ये सुविधा उपलब्ध है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप मास्क लगाएं और ये सुनिश्चित करें कि मास्क बिल्कुल फिटेड है और फिर हवादार कांच खोल के अपनी गाड़ी में बैठ के इस लैब में जाके आप ये करवा सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो फिजिशियन के प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरा आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेस्क्रिप्शन अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन जिन्होंने आपको टेस्ट कराने की सलाह दी है उनसे व्हाट्सएप पे भी ये प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं और ये इस आधार पे आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आपकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आप टेस्ट करा के घर पे आते हैं तो आपको ईमेल पे ये रिपोर्ट करीब शाम को उपलब्ध हो जाती है। अगर ये पॉजिटिव है तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आप अपना भी आइसोलेशन में जा चुके हैं, लेकिन पॉजिटिव आने के बाद आप ये सुनिश्चित करें कि आपको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में जाना है। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो दूसरा काम ये करना है कि आपके परिवार के बाकी लोगों की भी आपको टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि ये मालूम चल जाए कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। एक रिपोर्ट में ये देखा गया है कि किसी भी परिवार में अगर एक सदस्य पॉजिटिव होता है तो बाकी केवल 10% ही सदस्य पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो वो जितना जल्दी होगा आप बाकी सदस्यों को अपने से दूर करेंगे तो ये संक्रमण उतना ही कम फैलेगा। इसके लिए अगर परिवार के बाकी सदस्य भी पॉजिटिव हैं तो कमरे में पॉजिटिव अलग, आपके मकान में पॉजिटिव अलग और जो नेगेटिव हैं वो अलग अलग हिस्से में रह सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं, आइसोलेशन आपका चालू हो गया है, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपने 14 दिन के सारी चीज़ें अपने साथ कमरे में ले लें। जैसे कि आपको मनोरंजन का आपका सामान है, आपके नॉवेल्स हैं, आपकी टीवी है और इसके साथ साथ आपके एक्सरसाइज के लिए योगा मैट्स और ये सब चीज़ें आपको पहले ही उपलब्ध अपने कमरे में होनी चाहिए। आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, आप आइसोलेशन में जा चुके हैं। अब एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आइसोलेशन में जाने से पहले आपको एक ये पल्स ऑक्सीमीटर कहलाता है, इसको साथ लेके ज़रूर जाना है। ये पल्स ऑक्सीमीटर एक यंत्र है जो कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करता है। ये देखा गया है कि न्यूयॉर्क में जो महामारी हुई थी उसके बाद से अब तक करीब करीब मॉर्टिलिटी रेट में 50% की कमी आ गई है। पहले ये मॉर्टिलिटी रेट 3% हुआ करती थी, लेकिन अब 1.7% तक आ गई है। उसका कारण केवल ये छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर है। इससे आप कैसे अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा चेक करेंगे, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये छोटा सा इक्विपमेंट जो है ये पल्स ऑक्सीमीटर कहलाता है और इसका उपयोग कोरोना बीमारी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इसका क्या क्या उपयोग है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ये मालूम किया जाता है। इसको लगाने का तरीका है, आपके जो 4 उंगलियां हैं इसमें किसी पे, ये 8 उंगलियां इसमें किसी पे भी इसको लगा सकते हो। सबसे पहले आप ये क्लिप जैसा होता है इसको आप उंगली में लगा लें और ये बटन दबा के इसको चालू कर दें। इसमें 2 रीडिंग आ रही है, ये 2 रीडिंग आ रही है। एक रीडिंग है SpO2 और दूसरी है पल्स। SpO2 का मतलब ये है कि आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, और पल्स तो आपकी जो हार्ट रेट चल रही है वो दिखा रहा है। अब साथ में नीचे एक रेड कलर का ग्राफ भी चल रहा है जिसको प्लेथिस्मोग्राफ कहते हैं। तो रीडिंग जितनी बार भी देखनी होती है वो इस प्लेथिस्मोग्राफ के साथ अगर आती है तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज़ वैल्यू नहीं है। उसका कारण ये है कि ये अगर हिल रहा होता है तो प्लेथिस्मोग्राफ भी हिल जाता है और रीडिंग भी अलग हो जाती है, क्योंकि ये बहुत रफ मेथड है ऑक्सीजन चेक करने का। इसलिए जब भी अगर इसमें कुछ एबनॉर्मल रीडिंग आती है तो इसको कम से कम 10 मिनट तक इसको लगातार देखते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका ये रिस्ट जो है ये स्टडी होना चाहिए, ये उंगली स्टडी होना चाहिए। और इस तरीके से, जैसे मैंने एक हार्ड सरफेस पे इसको रख रखा है, इस तरीके से इसको रख के हमेशा रीडिंग लें। अगर रीडिंग गलत आ रही है तो इसको उंगलियां बदल के इसको चेक किया जा सकता है। कोरोना महामारी में सबसे बड़ी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब ये है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है लेकिन आपको मालूम नहीं चलता। साधारणतः क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने पे आपको हाँफना और घबराहट इस तरह के लक्षण आने लग जाते हैं, लेकिन इस बीमारी में ये लक्षण नहीं आते हैं। आपकी ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती है और डेंजरस लेवल तक कम जब तक नहीं होती तब तक उसका मालूम ही नहीं चलता। अगर इसको टाइमली अपन मालूम कर लें कि हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो इस बीमारी में कई जानें बचाई जा सकती हैं। इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट के कारण कोरोना महामारी में जो मॉर्टलिटी रेट थी वो न्यूयॉर्क में जब ये फैला था उस टाइम 3% थी। आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड ये 1.7% रह गई है। मेरा ये मानना है कि ये सारा इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट के कारण है, जिससे कि टाइमली ये पहचान लेते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लगा दी जाए तो उससे बहुत आसानी से जान बचती है। अब इसको इस्तेमाल का आपको तरीका जैसे मैंने बताया, क्लिप के अंदर आप उंगली लगाएं और इसको ऑन कर दें। ऑन करने के बाद रीडिंग देखें। रीडिंग को आपको देखना है, अभी जैसे रीडिंग आ रही है 98% तो सैचुरेशन है और 81 मेरी पल्स है। अब ये जो रीडिंग है SpO2 की, ये 95 से 100 तक कोई टेंशन नहीं है। 95 से 100 ये मान के चलते हैं कि 100% ही है। अगर परसिस्टेंटली 93 से कम ऑक्सीजन की मात्रा आती है तो आप तुरंत फिजिशियन से सलाह करें कि आपकी ये मात्रा ऐसे आ रही है, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छी तरह जांच लें कि ये रिपोर्ट सही है कि नहीं। अगर 93 से कम आ रही है तो आपको एक अपने आप में ही डायग्नोस्टिक टेस्ट ये करना है कि आपको अपने कमरे में जहाँ आइसोलेशन में है वहाँ ब्रिस्क वॉक करना है 6 मिनट के लिए। अगर 6 मिनट के ब्रिस्क वॉक के बाद अगर ये 93 से और कम हो रही है तो मतलब ये है कि आपके शरीर में हर हालत में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और अगर ये ज़्यादा है या फ्लक्चुएट कर रही है तो इसको वापस से रीअसेस करें, ये गलत भी हो सकता है। आजकल जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आप आते हो तो सबसे पहला काम यही किया जाता है कि आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर मंगवाना होता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर बाज़ार में 400 से 1200 1500 किसी भी उस पर दवाई की दुकान पे उपलब्ध है। तो इसको लेके हर 2 से 3 घंटे रोज़ 10-15 मिनट इस इंस्ट्रूमेंट को उंगली पे लगा के आप अपने सैचुरेशन को ज़रूर देखें। फिजिशियन से क्या क्या सलाह लें? अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आइसोलेशन में हैं तो फिजिशियन से आप 2 तरीके से सलाह ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप टेलीमेडिसिन के थ्रू उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पहले उनको सूचित करें कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है और आप उनसे परामर्श लेना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिजिशियन आपको घर बुला के परामर्श दे, वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी भी जरिए से दे सकते हैं, लेकिन उनको तुरंत सूचित करें। और ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जो भी लक्षण हैं वो लक्षण पूरे अच्छी तरह से फिजिशियन को बताएं।
इसका कारण ये है कि अगर आप ये जितना भी ट्रीटमेंट होता है ये लक्षण आधारित होता है। इसमें 14 दिन की ट्रीटमेंट की पीरियड है और 14 दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट के ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए आपको ये सलाह जो है बार बार लेनी है। साधारणतया हर 3 दिन में एक बार आपको फिजिशियन की सलाह लेनी होती है। इस बीच अगर आपकी तबीयत ज़्यादा कुछ परिवर्तन होता है तो तुरंत आप बीच में भी सलाह ले सकते हैं। फिजिशियन से सलाह पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन और 14वें दिन ये सलाह ली जाती है। और इसके प्रोटोकॉल बने हुए ICMR के प्रोटोकॉल हैं, WHO और भारत सरकार की कई गाइडलाइंस हैं जिनके आधार पर आप क्या क्या सलाह लेनी है, कब कब लेनी है, ये सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में मेंशन है। अब इसमें ये होता है कि फिजिशियन आपको कुछ टेस्ट की सलाह देता है। टेस्ट हैं CBC, CRP, सीरम फेरिटिन, LDH, डी डाइमर एंड IL-6। ये सारे टेस्ट जो हैं ये आपकी बीमारी का निर्धारण करते हैं कि आपकी बीमारी किस ओर जा रही है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो 7वें दिन ये टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं तो तीसरे दिन ही टेस्ट कराते हैं। और इन टेस्ट की एक बेसलाइन के बाद अलग अलग दिन ये टेस्ट करा के इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और इसी टेस्ट के आधार पर जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं या बाकी ड्रग्स हैं ये फिजिशियन आपको इसकी सलाह देगा। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कहलाता है HRCT, हाई रिजोल्यूशन CT। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और ये लैब के बिना संभव नहीं है, तो लैब में जाना पड़ेगा। तो जब भी आपका अपॉइंटमेंट HRCT के लिए हो तो पहले लैब पे फ़ोन करें कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और आप ये टेस्ट कराना चाहते हैं, जिससे कि वो लैब में पूरी व्यवस्था कर ले। PPE किट वगैरह उसमें साथ में ले जाना पड़ता है और टेक्नीशियन भी PPE किट पहन के ही आपका टेस्ट करता है। पहले सूचित करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ जितने भी दूसरे मरीज हैं या दूसरे बीमारियों के मरीज हैं वो उनको अलर्ट कर दिया जाए कि इस तरीके का मरीज आज वो कराने आ रहा है। साधारणतः जितनी भी डायग्नोस्टिक लैब हैं वो देर शाम को ये टेस्ट करती है जब मरीज की संख्या बहुत कम होती है। एक चीज़ बहुत आम तौर पे देखी जा रही है कि एक परिवार में जैसे 7 या 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो उसमें एक मरीज के लिए डॉक्टर से सलाह ले ली जाती है और उसी पर्ची के आधार पर सारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि इस बीमारी का सारे लक्षण जो हैं वो लक्षण फिजिशियन की सलाह में एक बात आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस परिवार में सारे परिवार के लोग या 7 या 8 लोग अगर संक्रमित हुए हैं तो इनका अलग अलग सलाह लें फिजिशियन से। एक पर्ची के आधार पर सबको ट्रीट करने की कोशिश न करें। अगर ऐसा करते हैं तो ये दिक्कत वाला हो सकता है। ये दिक्कत वाला इसलिए हो सकता है कि जो कोरोना का ट्रीटमेंट है वो सारा लक्षण पे आधारित, उम्र पे आधारित और कोमॉर्बिडिटी होती है कई सारी, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, इनके आधार पर और जो डिजीज़ का कोर्स है उसके आधार पर या इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पर दिया जाता है। तो वो आधार अलग अलग हो सकता है। आपके 15 साल का बच्चा भी हो सकता है तो आपके 70 साल के दादा भी हो सकते हैं। तो 70 साल के दादा को ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, 15 साल के बच्चे को ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप फिजिशियन से जो सलाह लें वो अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग लें। जैसा कि हमने पल्स ऑक्सीमीटर में देखा कि अगर लगातार आपका ऑक्सीजन लेवल जो है 93 से कम आ रहा है तो तुरंत आपको फिजिशियन से सलाह लेनी थी। अगर फिजिशियन इस आधार पर आपको तुरंत भर्ती होने की सलाह देता है तो आपको जयपुर में जैसे 17 हॉस्पिटल हैं जो कोविड के लिए एडमिट कर रहे हैं। इसमें सरकारी जो हैं वो मुख्य हैं, RUHS है, जयपुरिया हॉस्पिटल है और जयपुर के लगभग सभी कॉरपोरेट हॉस्पिटल इसमें भर्ती कर रहे हैं। उनकी एक लिस्ट सोशल मीडिया में काफ़ी पब्लिक हो रही है जिसमें कि टेलीफोन नंबर के साथ उन सब का दिया गया है। आप तुरंत इन टेलीफोन नंबर्स पे और एक हेल्पलाइन नंबर भी है 181 जिसको कि कल मैंने खुद ने एक मरीज के लिए उस पर फ़ोन किया था तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उसमें। और
9 बजे के आसपास मैंने फ़ोन किया था और रात को 10-11 बजे तक मेरे को जयपुरिया हॉस्पिटल में उस मरीज़ के लिए बिस्तर उपलब्ध हो गया था। तो आप ये सुविधा भी ले सकते हैं। अब इसमें आज की तारीख में ये स्थिति है कि लगभग सभी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है या बेड उपलब्ध होने में डिले हो रहा है, जैसे 2 घंटे 3 घंटे बाद बेड उपलब्ध हो रहा है। इस दौरान आप क्या करेंगे? आपने अपने फिजिशियन को बताया कि आपकी जो सैचुरेशन है वो 80% ही आ रही है, तो इस स्थिति में कुछ भागदौड़ या पैनिक न करें। बहुत सारी संस्थाएं हैं, NGOs हैं जो कि आपको घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन ऑक्सीजन सिलेंडर को आप वहाँ से मंगवा के इनको इस्तेमाल करके ये जो बीच का जो लैग पीरियड है जिसमें कि आपके सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको भर्ती के लिए बिस्तर नहीं मिल रहा, इस दौरान में मरीज की जान आप इन चीज़ों से बचा सकते हैं। घर पर आप ऑक्सीजन कैसे लगाएंगे, उसके लिए जो आपको पूरे अटैचमेंट विद ऑक्सीजन सिलेंडर की जो ज़रूरत है वो ये है। इसमें एक ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद ये ऑक्सीजन सिलेंडर को खोलने का पाना है, ये वाला। फिर ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस रेगुलेटर को जोड़ने का पाना है। ये सारा जो है ये रेगुलेटर है। इसमें ये रेगुलेटर में ये ऑक्सीजन की इसमें सिलेंडर में कितना प्रेशर है वो दिखाता है। ये अगर 0 की तरफ होता है तो खाली है और 250 की तरफ होता है तो भरा हुआ है। ये जो है ये ऑक्सीजन के फ़्लो को जज करता है। फ़्लो जो है इस फ़्लो मीटर में दिखाता है। इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे ये लीटर पर मिनट के हिसाब से चीज़ें लिखी हुई है। ये एक ह्यूमिडिफायर बोतल है जिसमें से कि ऑक्सीजन इसमें आके पानी के अंदर से निकल के ह्यूमिडिफाई होती है। और ये सारा जो है ये नेज़ल कैन्युला है। इसमें ये जो है ये नाक के अंदर आपके लगा दिया जाता है। इस सिलेंडर को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इस पाने से इसको खोला जाता है। ये ऐसे खुल गया। खुलने के बाद आप चेक करें, ये प्रेशर गेज जो है ये बता रहा है कि इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन है। तो इसमें करीब करीब आधी ऑक्सीजन है। ये नॉब जो है ये इसके ऑक्सीजन फ़्लो को कंट्रोल करता है। अगर इसको अपन खोलते हैं तो आप देखें ये ऐसे, ये अभी 3 लीटर पर मिनट पे है, ये 4 लीटर पर मिनट पे हो गया। ये फ़्लो हो गया। तो फ़्लो इस नॉब से कंट्रोल होता है। फिर ये ऑक्सीजन इस फ़्लो मीटर से होती हुई ये ह्यूमिडिफायर बोतल में आती है। ह्यूमिडिफायर बोतल से ये ऑक्सीजन जो है ये पेशेंट के नाक तक जाती है। तो ये जो नॉब है, ये नॉब ये नाक में आराम से लग जाता है। तो इसको लगाने से पहले ये एक काम ये करना है कि इसको पानी के एक बर्तन में इसको डाल के आप देख लें कि दोनों उसमें ऑक्सीजन इक्वल मात्रा में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इक्वल मात्रा में आ रही है तो ठीक है। हमेशा ऑक्सीजन किसी पेशेंट की नाक पे लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि पहले ऑक्सीजन चालू करें और उसका जितना भी ऑक्सीजन देनी है उसका फ़्लो जो है वो रेगुलेट करें। वरना क्या होता है कि आपने नाक में लगा रखी है और ये फ़्लो ज़्यादा कम होगा तो वो नेज़ल म्यूकोसा को डैमेज कर देगा। इसका मैं अभी आपको बताता हूँ इसको कैसे नाक पे लगाइए। अब इस नेज़ल कैन्युला को नाक में लगाने का तरीका है, सबसे पहले ऑक्सीजन फ़्लो सेट करो। जैसे हमको 2 लीटर पे सेट किया है इसको, ये 2 लीटर पर मिनट पे सेट हो गया। थोड़ा सा और ऊंचा करो, हाँ ये 2 लीटर पर मिनट पे सेट हो गया। ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। अब अगला स्टेप ये करना है कि इसको नाक पे लगाना है। ऊंचा करो, इसको नाक पे लगाना है। ऐसे नाक पे लगा देना है। इसको पीछे से टाइट कर देना है। ये इस तरीके से नाक पे बड़े आराम से लग गई है। अब धीरे धीरे इसमें सांस लेना है। तो अब ये आपका पूरा सेटअप तैयार हो गया। ऑक्सीजन आ रही है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से और ऐसे लगा के आराम से आप अपने बिस्तर पे बैठ सकते हैं। आज के ये सारे डिस्कशन के बाद आपको ये तो मालूम चल गया होगा कि इस स्थिति का सामना अगर न हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इस स्थिति का सामना न होने के लिए ये सबसे सही बात कही गई है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपने आप को बचाए रखें। कोरोना काल में घर से बाहर ज़रूरी नहीं है, कोई काम नहीं है तो न निकलें। और ये SMS यानी कि
सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। 6 फीट का बोला जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना बना लें, जिससे कि 6 फीट का आपको ध्यान रहे। फिर है आपका मास्क। मास्क हमेशा मुंह पे लगाए रखें, वेल फिटेड मास्क होना चाहिए। उसमें ऐसे नहीं करें कि नाक के नीचे उसको कर लें, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर आपको आदत पड़ जाएगी। सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क या रुमाल कुछ भी हो इस्तेमाल करें। तीसरा है सैनिटाइजर। सैनिटाइज़र का उपयोग केवल इसलिए है कि जहां आप अपना हाथ नहीं धो सकते हैं उस जगह पे आप सैनिटाइज़र का उपयोग करें, वरना सबसे अच्छा तरीका हाथ धोने का ही है। सैनिटाइज़र से वायरल लोड जो होता है हाथ में बार बार करने से कम हो जाता है, तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।